Hello students and respected guardian, welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself Jyoti Jadon and today we will discuss about गुप्ता डायनेस्टी. स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर्स मैं आपको ले रही हूँ, इसे लास्ट जो मेरा वीडियो था मौर्यन एम्पायर के लिए, ये ऑल क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है. तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है, 8th का चल रहा है. सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है. इवन 6th क्लास की जो NCERT की बुक्स आई है स्टूडेंट, उसमें भी गुप्त और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में दिया गया है और इनके कल्चरल अचीवमेंट के बारे में. इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ और आज हम इस पर डिस्कस करते हैं. तो हमने प्रीवियस वीडियो में गुप्त मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी थी स्टूडेंट, और आज हम पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी. गुप्त डायनेस्टी की जैसे मौर्यन डायनेस्टी थी, उसके बाद में सातवाहन डायनेस्टी आती है और फिर कुषाण और शक आते हैं, जो कि इन्वेडर्स से बाहर से आए हुए थे इंडिया में. और इनके एंड होने के बाद में 250 में का कुषाण और शक का एंड हो जाता है और उसके बाद में एक न्यू डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं गुप्त डायनेस्टी. गुप्त डायनेस्टी का जो टाइम है, मौर्यन डायनेस्टी को हमने BC में पढ़ा था स्टूडेंट. BC जो रिवर्स काउंटिंग में चल रही थी, है ना. और अब हम जो गुप्त डायनेस्टी है उसको हम पढ़ेंगे सीधा काउंटिंग में, यानी 1 to 100 वाला. ओके स्टूडेंट, तो गुप्त डायनेस्टी की बात करें, गुप्त डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था श्रीगुप्त. श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी. ओके स्टूडेंट, उसके बाद में ये 270 में रूल करते हैं और उसके आगे इनका एक बेटा था. द सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त वॉज घटोत्कच. ओके, और घटोत्कच श्रीगुप्त का क्या था, सन था. और इसने एक टाइटल गेन किया था जिसको हम बोलते हैं महाराज. ओके स्टूडेंट, ये उसके बाद में नेक्स्ट फिर जो एक्चुअल फाउंडर जिसे बोलते हैं, एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, वो शुरू होंगे. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही कि श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी. द टाइम पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी 270 CE to 550 CE. सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त वॉज घटोत्कच. और घटोत्कच का जो सन होगा, जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा, जिसका नेम होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो था 320 to 335 CE. ओके, इसके अचीवमेंट की बात करते हैं हम, तो ये ही इज़ अ सन ऑफ घटोत्कच एंड ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. ही अटेंडेड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. ये जो चंद्रगुप्त था, इसने एक टाइटल अटेंड किया जिसको हम बोलेंगे महाराजाधिराज. ओके, और नेक्स्ट फिर ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. इसने लिच्छवियों की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, उसके साथ शादी की. 319 में इस चंद्रगुप्त ने एक इरा चलाया, जैसे कि शक संवत था, है ना. ऐसे ही इसने एक इरा, एक संवत चलाया, युग जिसको हम बोलते हैं गुप्त इरा, जो कि गुप्त काल से फेमस है. इरा काल युग, ठीक है, या संवत. ओके, तो 319 में चंद्रगुप्त ने क्या स्टार्ट किया, एक इरा स्टार्ट किया और जिसको हम गुप्त इरा कहते हैं. इसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेसर्स होंगे इसके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एक बार अगेन रिविजन, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी और घटोत्कच वॉज द सन ऑफ श्रीगुप्त. ठीक है, और ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा. उसके बाद में घटोत्कच का सन होगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, और द टाइम पीरियड ऑफ द चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 to 335 CE. ओके, उसके बाद में ये सन था किसका, घटोत्कच का. ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. घटोत्कच का टाइटल क्या था, महाराज, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या टाइटल गेन किया, महाराजाधिराज. 319 में ये एक इरा स्टार्ट करेंगे जिसको कि गुप्त इरा या गुप्त संवत कहा जाएगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट. द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट
was समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त है स्टूडेंट, इसके बारे में बहुत सारी जो मेडिसिस है वो फेमस है। द टाइम पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त इज 335 टू 380 सी। तो समुद्रगुप्त इज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसका जो सबसे फर्स्ट जो अचीवमेंट था, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, इसने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ये एम्पायरलिज्म में बिलीव करता था। एम्पायरलिज्म में होता क्या है, जो एम्पायरलिज्म है इसको हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं साम्राज्यवाद। जब हम छोटे छोटे होते हैं तब वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, तो 6th और 7th वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो इसका वर्ड मीनिंग है ना, इसको लिख लीजिएगा आप, क्योंकि द वर्ड मीनिंग ऑफ एम्पायरलिज्म इज साम्राज्यवाद, एक्सपेंडेड इज रूलिंग एरियाज। ओके, इसे हम बोलते हैं एम्पायरलिज्म। और इसका जो कोर्ट पोइट था स्टूडेंट, उसका नाम था हरि सेन। और हरि सेन ने एक क्रिएशन था उसका, इलाहाबाद प्रशस्ति। ओके, उसने उस इलाहाबाद प्रशस्ति में गुप्त जो पीरियड है और गुप्त पीरियड्स के वेरियस जो रूलर्स थे उनके कोर्ट का, उनके दरबार का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन किया हुआ था। उसके बाद में इसके समुद्रगुप्त है, इसके लिए कहा जाता है कि ही नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, वो किसी भी बैटल में कभी भी नहीं हारा। कौन? समुद्रगुप्त। और इसीलिए इसे द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। समुद्रगुप्त फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट एक ऐसा रूलर था गुप्त एम्पायर का, या मौर्यन एम्पायर को भी अपन ले ले, तो जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, वैसे इसके बाद में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो है उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में जो आसपास के जो रूलर होता है, इसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो अपने एरियाज़ को लेने के लिए, आसपास के एरिया को लेने के लिए एक जो हॉर्स होता है, ठीक है, रास्ते लग करके और उस पर रॉयल सिंबल लगाकर उस घोड़े को छोड़ देते हैं। और वो घोड़ा जिस जिस एरिया में जाता है, वो जो एरिया के रूलर्स होते हैं वो उस रूलर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कोई उसके अगेंस्ट होता है तो उसे बैटल करना होता है। ओके, तो सबसे पहले जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ही आल्सो एक्सकिल्ड इन फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, और कई जो कॉइन्स थे उसमें इसने अश्वमेध पराक्रम भी लिखा रखा था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ओके स्टूडेंट, ओके, तो ये जो इसने अश्वमेध यज्ञ भी, और इसके जो कॉइन्स थे उसने इसमें अश्वमेध पराक्रम को इंस्क्राइब करवा रखा था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, एक्सकिल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट निपुण, जिस चीज़ का जो प्रकांड पंडित तो बहुत जानता हो उसे बोलता है एक्सकिल्ड। एक्सकिल्ड को हम लिखेंगे क्या? निपुण। जो 7th और 6th के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं वो इनकी मीनिंग्स को लिख सकते हैं वहाँ पे, इसका जो मीनिंग है। ओके, तो ये निपुण था कि इसमें फाइन आर्ट्स, चित्रकला, म्यूजिक, कई जो गायन्स थे या कई पेंटिंग्स में, इमेजेस में इसको हार्प मतलब होता है वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्प, HARP, हार्प। ओके, तो ये 6th और 7th के स्टूडेंट्स के लिए है जो मीनिंग्स मैं लिख रही हूँ, 9th 10th वाले स्टूडेंट्स को तो पता है। ही ऑल्सो एक्सकिल्ड इन फाइन आर्ट्स, है ना, और इसको हार्प बजाते भी देखा गया। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, ये लॉर्ड विष्णु को मानने वाला था, उनका वर्शिपर था, लेकिन ये अदर रिलीजन को भी रेस्पेक्ट देता था, ऐसा नहीं कि अदर रिलीजन को नहीं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन था किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो कितना था? 335 टू 380 सी। समुद्रगुप्त वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, ठीक है, ही बिलीव्ड इन एम्पायरलिज्म। ओके, और हिज कोर्ट पॉइंट वॉज हरिसेन। हरिसेन का जो क्रिएशन था वो क्या था? इलाहाबाद प्रशस्ति। उसके बाद में he was never defeated in battle, so he is called a Napoleon of India. Okay, he performed Ashwamedh Yagya, और he inscribed his name is in his coin Ashwamedh Parakram. ओके स्टूडेंट, उसके बाद में नेक्स्ट है ही ऑल्सो एक्सकिल्ड इन फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ओके,
और इसको कई जगह कई इस पे जो वीणा है हार पे उसको बजाते हुए देखा गया है। ही इज़ द वर्शिपर ऑफ ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना। लेकिन अदर उसको ये क्या करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त का जो सक्सेसर था चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो था 380 to 412 सी। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज 380 to 412 सी। तो ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। ये सक्सेसर्स हम पढ़ रहे थे आसानी से हमें लर्न हो जाएगा। स्टार्टिंग हमने की थी श्रीगुप्त से, नेक्स्ट सक्सेसर हुआ उसका नाम था घटोत्कच। ओके, घटोत्कच के बाद में हमने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में हमने पढ़ा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त सेकंड। ओके स्टूडेंट, इसके वेरियस नेम थे किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के, जिसको देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद में इसने अपने जो एरियाज था अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया किसके अकॉर्डिंग, मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस का मतलब होता है स्टूडेंट वैवाहिक संबंध, मतलब किसी दूसरे रूलर से अपने बेटे की शादी कर दी, अपनी बेटी की शादी कर दी, तो उसके एरिया को अपने में मिला लेना। ओके, तो इसे बोलते हैं मैरिज अलायंस। तो इसने अपनी ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड विक्ट्रीज विजय। इसने वेस्टर्न मालवा वाला जो एरिया है स्टूडेंट, वो प्रेजेंट में जो उज्जैन है ना, और हमारे यहाँ का थोड़ा सा एरिया जैसे कि जो कुशलगढ़ वाला एरिया है, ऊपर से अपन ले झालावाड़ वाला जो एरिया है थोड़ा सा उसे, तो मालवा रीजन को इसने क्या किया था, ऑक्यूपाई किया, और ये कहाँ तक चला गया, गुजरात तक। इसने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया, किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। उसके बाद में इसने जब शकों पर अपनी विजय को हासिल किया, तब इसने एक टाइटल गेन किया था, इसको बोलते हैं विक्रमादित्य। ओके स्टूडेंट, विक्रमादित्य बहुत फेमस है। तो विक्रमादित्य ये टाइटल गेन किया। चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में जितने भी जो मेनली हमारे राइटर्स थे थ्रू कालिदास थे, ठीक है, उसके बाद में अदर और जैसे कि वरामीर है ना, और मैथमेटिशियन हमारे जो आर्यभट्ट है, ये सभी किसके टाइम में हुए, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। तो इनके जो कल्चरल अचीवमेंट है वो जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसका, गुप्त एम्पायर का। ओके, तो इसने विक्रमादित्य टाइटल को गेन करता है, ये कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। और ये किसका बेटा होता है, समुद्रगुप्त का। इसके जो अदर नेम है वो क्या है, देवराज और देवगुप्त। उसके बाद मैरिज अलायंसेस के थ्रू ये क्या करता है, अपने एम्पायर को बढ़ाता है, और ये कहाँ तक पहुँच जाता है, वेस्टर्न मालवा से गुजरात तक। अपनी सेकंड कैपिटल बनाता है, जिसको बनाता है ये उज्जैन को, और शकों पर अपनी जब विक्ट्री हासिल करता है तो एक टाइटल गेन करता है, जिसको हम बोलते हैं विक्रमादित्य। ओके, तो नेक्स्ट सक्सेसर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो उसका सक्सेसर होगा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, मतलब इसका जो पूरा नाम था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और इसका जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो था 412 to 455 सी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का जो मेन अचीवमेंट अपन देखें तो इसने ही इज़ द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इतनी पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी प्रेजेंट में अब वो रुइंस हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, जो कि बिहार वाले एरिया में थी, ठीक है। तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी का इसने फाउंडर था कौन, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, और इसने अपने एरिया को बढ़ाया था सौराष्ट्र से कहाँ तक, बंगाल तक। सौराष्ट्र हमारे गुजरात और महाराष्ट्र का जो मिक्सड एरिया था उसे बोलते हैं सौराष्ट्र, ठीक है। तो सौराष्ट्र से बंगाल तक अपने एरिया को बढ़ाया था, और ये कुमारगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था स्टूडेंट। ओके, तो इसके देयर आर थ्री अचीवमेंट ऑफ कुमारगुप्त। ही इज़ द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी,
ठीक है, ही ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ एंड ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर सौराष्ट्र टू बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ द कुमारगुप्त इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो 455 टू 467 सी। इसने सुदर्शन लेक को रिनोवेटेड करवाया था। रिनोवेटेड मतलब पुनरुद्धार, उसको दोबारा से ठीक कराना, उसकी मरम्मत कराना। और ये जो सुदर्शन लेक थी ये मौर्यन रूलर्स ने बनवाई थी। ओके, तो ही रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक। और इसने जो हून्स थे, ठीक है, जो कि फॉरेन इन्वेडर्स थे, हूनों को डिफीट किया था। तो ये तो हो गए द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। स्टार्टिंग से करें तो हम श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद में फिर आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, उसके बाद में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और मैनी मोर। ओके, उसके बाद में हम कल्चरल अचीवमेंट की बात करते हैं। जो गुप्त पीरियड था, गुप्त पीरियड में गुप्त जो रूलर्स थे ये म्यूजिक लवर थे। इन्होंने बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का काम किया था। और यहाँ पर टू टाइप से गोल्डन एरा बोला जाता है। एक तो मौर्यन एम्पायर को भी गोल्डन एरा कहते हैं और गुप्त एम्पायर को भी। मौर्यन एम्पायर को गोल्ड एरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना। लेकिन गुप्त एरा को एक्चुअल गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय लोगों में इतनी प्रॉस्पेरिटी थी स्टूडेंट कि वहाँ लोग चोरी डकैती ये करना सीखते ही नहीं थे, ठीक है। तो लोगों में प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था स्मूथली चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुपर पावर थी वो रूलर था। बाकी और उसके जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो इसमें हेल्प करते थे। जो सब्जेक्ट थी पीसफुली रहती थी। सब्जेक्ट इसमें प्रजा, ठीक है, एकदम पीसफुली रहती थी। और इसके टाइम में ही जो कुमारगुप्त हैं उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके टाइम में फायान जो चाइनीज़ पिलग्रिम है, ठीक है, वो आया था यहाँ पर। उसने अपनी जो बुक है, ठीक है, उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया कि इसका चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कहा उसने। उसके बाद में जो गुप्ता रूलर्स थे ये अलग अलग धर्मों को मानते थे, शैव और वैष्णव की जो भक्ति, लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते थे। लेकिन इनके टाइम में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो भी बहुत फलीभूत हुआ। ओके, उसके बाद में मैंने स्कॉलर्स जो की मैंने बात की थी आपसे, ठीक है, तो विशाखा दत्त और तुलसीदास, ठीक है, कालिदास, जिनके बहुत सारे प्लेज हैं, ठीक है, जैसे कि रघुवंश, महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये सब का क्रिएशन इनके दरबार में थी। चंद्रगुप्त सेकंड के में कालिदास, वरामीर, और उसके बाद में आर्यभट्ट। और जो डेसिमल सिस्टम है वो भी गुप्त पीरियड में ही डेसिमल सिस्टम की स्टार्टिंग हुई, जो कि बाद में आरंभ में चला गया, है ना। बाकी और भी जो भी नई नई इन्वेंशन थी वो कब हुए स्टूडेंट? इसी गुप्त पीरियड में हुए। हमारे जो एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, जो हमारे महाकाव्य है, उनकी रचना भी इस गुप्त काल में ही हुई। ओके, उसके बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियन जो हमारे थे, एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान था वो सभी कहाँ हुए? गुप्त पीरियड में ही हुए। और इनके जो एविडेंस हैं, ठीक है, वो हमें झांसी का जो वहाँ पे मिल जाते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में भी गुप्त काल के लोगों के बारे में, गुप्त जो रूलर्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उसके बाद में उस समय की जो हम सोसाइटी, अगर सोसाइटी की बात करें तो चाहे गुप्त पीरियड हो या मौर्यन पीरियड हो, सभी पीरियड में हम बेसिकली 4 टाइप की सोसाइटी की बात करते हैं। इसके अलावा अदर सोसाइटीज़ भी थी, लेकिन 4 सोसाइटीज़ जो मेन थी, 4 कास्टेस होती है जो मेन होती है, वो होती है देर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। मेन जो अपर मोस्ट क्लासेस थी वो थी ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम था टीचिंग, चैरिटी, ठीक है, और रीडिंग, लोगों को पढ़ाना, पढ़ना और दान
करना और धार्मिक जो अनुष्ठान होते यज्ञ वगैरह होते वो कराना। उस समय आश्रम व्यवस्था थी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट थे वो स्कूलों में ना जाके आश्रम में जाते थे और वही जैसे उनको गुरु रखते थे वैसे ही रहकर अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट थी वो थी क्षत्रिय। क्षत्रिय अधिकतर आर्मी में जाया करते थे और अपने देश की रक्षा का काम करते थे क्षत्रिय। इनकी भुजाओं में बहुत शक्ति होती थी, कहते थे कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए क्षत्रिय। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो कास्ट थी वो वैष्णव। वैष्णव वैश्य हम लोग अभी बनिया से बोलते हैं। तो ये सब किसका काम करते थे? लोगों के भरण पोषण का, यानी बाज़ार में मार्केट में जो भी दुकानें होती थी राशन की सब्जी की, ये सारा काम कौन करते थे? वैश्य। लेकिन लोगों के भरण पोषण का काम वैश्य। उसके बाद में सबसे लोअर कास्ट होती थी स्टूडेंट, वो थी शूद्र। शूद्र जो थे वो इन 3 क्लासेस की जो सेवा का काम करते थे, अदर जैसे बार अदर और मेनी क्लासेस, है ना। लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जो कि मेडिवल पीरियड में था। सभी एक साथ बैठ के काम भी कर सकते थे। विमेंस की जो पोजीशन देखा जाए स्टूडेंट, तो गुप्त एरा में विमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थी। सारी विमेंस को, जो बेटियां थी उन सबको पढ़ाया जाता था। वो बराबर घर के जो काम होते थे यज्ञ या उसमें पार्टिसिपेट करती थी। शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के बराबर के कामों में पार्टिसिपेट करती थी। और हर जो फैमिली फंक्शन में विमेंस की परमिशन भी ली जाती थी। अगर किसी की बेटा या बेटी नहीं हो तो उस हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल जो हकदार होती थी वो कौन होती थी? उसकी वाइफ, है ना। वाइफ को भी पढ़ने का अधिकार था, वो भी उस समय वेदों को पढ़ा करती थी। तो एक तरीके से माने तो जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, लोग खुश थे। और इनके कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो कल्चरल अचीवमेंट भी बहुत अच्छा था किसका? गुप्त पीरियड में। चंद्रगुप्त सेकंड का समय तो बहुत अच्छा ही हम मानते हैं, ठीक है। उस समय बहुत सारी जो लड़कियां भी थी, है ना। शादी का भी अगर बात करें तो स्वयंवर, 8 टाइप की मैरिज उस समय प्रेवलेंट थी। लेकिन अधिकतर स्वयंवर जो प्रथा थी वो थी लड़कियों को अपने जो हस्बैंड है उसको चूज करने का राइट था। और ये 4 कास्ट्स के बाद में एक अलग कास्ट भी थी उस समय, जैसे हम बोलते हैं कायस्थ। प्रेजेंट में ये कायस्थ श्रीवास्तव लिखते हैं, है ना। तो ये कायस्थ क्लासेस भी थी, लेकिन बाद में वो इनमें मर्ज हो गई, जनरल कास्ट में आने लग गई, ठीक है। पार्श्व जितनी अदर क्लासेस भी थी उस समय। तो जितने भी जो क्राइम्स थे वो उस समय बिल्कुल भी नहीं होते थे, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। और गुप्त एरा में सभी जो काम थे बहुत अच्छे से होते थे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैं आपको ये लेक्चर ना वैसे भी दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये लिखकर इसलिए देती हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं, तो ये जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिसके पास अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है और छोटे बच्चे हैं 7th के 8th के 6th के, तो वो इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो छोटा छोटा वो लर्न भी कर सकते हैं, है ना। और जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इनको टॉपिक को देखकर और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से अच्छा सा बड़ा इसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। और अब मैं कुछ क्विज देना चाहूँगी जिसको आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं आपको कुछ क्विज दे रही हूँ और इसके बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसके जो आंसर्स हैं वो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर्स सब। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? ओके, ये इस लेसन में से, इस टॉपिक से वेरी शॉर्ट टाइप भी आ सकता है 10th क्लास के लिए, तो वो प्रिपेयर करेंगे इसको। उसके बाद में नेक्स्ट है, हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट करवाया? ऑनली नेम लिखना है आपको। हु गेन द टाइटल विक्रमादित्य? विक्रमादित्य जो टाइटल था वो किसने गेन किया? और हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था? तो देयर आर 4 क्वेश्चंस in front of you. Number 1, who is the founder of Gupta dynasty? Who renovated Sudarshan Lake? Who
gained the title Vikramaditya, who was the founder of Nalanda University. So students, thank you very much. आपने मेरे लेक्चर को अटेंड किया, आपने मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कमेंट कर रहे हैं। वोकल कोड में खराबी है इसलिए आप बार बार मुझे बोलना पड़ता है, हेडफोन का यूज़ करिए। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में खुद भी अपना वीडियो देखती हूँ तो बहुत आवाज़ साफ़ नहीं आती, लेकिन थैंक यू जो आप मुझे अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं और आंसर्स को देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि घर बैठ के आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बुक्स आप ले लीजिए, न्यू बुक्स अगर मिल जाती है तो ले लीजिए और आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और ये जो आपका समर वेकेशन चल रहा है इसमें आप नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। जितना आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप इसको लिखते ना, जितना हमारे पेन से निकलता है तो हमको लर्न होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको लर्न नहीं होगा। और 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये जो टॉपिक्स हैं इनको लेकर चलिए। 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा लर्न करें, अभी आपके लिए नया है। इसलिए मैं आपको जो टॉपिक्स हैं मेन आपके रिलेटेड जो हैं उनसे लेकर चल रही हूँ। अगर हम इकट्ठा यहाँ पर समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में आए हैं और आपको ऐसे का भी ABCD भी नहीं आता है। तो धीरे धीरे छोटे जो टॉपिक में ले चल रही हूँ, आप इनको ही समझिए। और GK जो मैंने 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंडिया का इंट्रोडक्शन डाला है ना, फिजिकल रीज़न डाले हैं। इस लेक्चर को आप देखिए और इसके नोट्स बनाएं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।